हेलो बच्चों, चलिए अब हम अपने प्रश्न को समझते हैं। हमें प्रश्न दिया है कि पौधे के एंथर संवर्धन करने के पश्चात कुछ द्विगुणित पौधे अगुणित पौधे के साथ पाए गए द्विगुणित पौधे उत्पन्न हुए होंगे। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा एंथर संवर्धन। एंथर संवर्धन, देखिए, जो हमारा एंथर का जब हम संवर्धन करते हैं तो एंथर के अंदर क्या होते हैं? परागकोश। परागकोश, और ये जो परागकोश होता है ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक परागकण और एक पराग कोश भित्ति। ठीक है, ये जो हमारा परागकण होता है यह N होता है यानी कि हैप्लॉइड, और यह 2N होता है यानी कि डिप्लॉइड। जब हम पराग कोश को या फिर अपने पूरे के पूरे एंथर को पोषक माध्यम में रखते हैं, पोषक माध्यम में इसका संवर्धन करते हैं, तो इससे सबसे पहले क्या बनेगा? कैलस, और उस कैलस से क्या तो सीधे अगुणित पौधे बन जाएंगे, अगुणित पादप, या फिर इससे पहले भ्रूण बनेगा और फिर उस भ्रूण से अगुणित पादप बनेंगे। तो जब हम इस परागकोश का पोषक माध्यम में संवर्धन करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी परागकण के बजाय परागकोश भित्ति से भी पौधों का उत्पादन हो जाता है। और जो परागकोश भित्ति से पौधों का उत्पादन होता है वो पौधे कैसे होते हैं? द्विगुणित पौधे। कैसे होते हैं? द्विगुणित पौधे। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न के विकल्प देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है? पहला विकल्प है पराग के जनरेटिव कोशिका से, यह गलत है। दूसरा एंथर भित्ति की कोशिकाओं से, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी देखा कि पराग की जो अंदर की कोश भित्ति होती है वह कोश भित्ति 2N होती है, और जब वो 2N है तो उससे जो अगर कोई भी पौधा उत्पादित होगा तो वो कैसा होगा? वो द्विगुणित होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंथर भित्ति की कोशिकाओं से। सी विकल्प क्या है? पराग वेजिटेटिव कोशिका से, ये गलत है। वेजिटेटिव तो है ही नहीं बिल्कुल भी किसी भी एंगल से। डॉ कहता है पराग भित्ति के एंजाइम से, एक्साइन से। नहीं भाई, एक्साइन से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ कि पौधे के एंथर संवर्धन करने के पश्चात कुछ द्विगुणित पौधे अगुणित पौधे के साथ पाए जाते हैं। द्विगुणित पौधे एंथर भित्ति की कोशिकाओं से उत्पन्न हुए होंगे। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।